गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो पीएमजे जो है, इस स्कीम को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी इनिशिएटिव पर, इसी एक ओकेजन पर बेसिकली न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा। तो पहले उन इनिशिएटिव्स को देखेंगे, फिर ये भी देखेंगे कि ये पीएम जन आरोग्य योजना है क्या। तो चार जो ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ये देखते हैं पहले। तो पहला है हॉस्पिटल हेल्प डेस्क क्योस। हेल्प हॉस्पिटल हेल्प डेस्क क्योस में क्या है कि बेनिफिशरीज़ को डायरेक्टली हॉस्पिटल्स के साथ कैसे जो है वो एंगेज करना है, ताकि उनको वहाँ जब वो एडमिट होने के लिए आएँ या ट्रीटमेंट के लिए आएँ तो वहाँ पर उनको दिक्कत ना हो। तो एक हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर, जो एम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं इस स्कीम के अंदर, ठीक है। तो बेनिफिशरी फैसिलिटेशन एजेंसी, ये ऐसी एजेंसी होगी जो इन पेशेंट, जो आईपीडी पेशेंट्स होंगे, जो एडमिट होना, जिनको एडमिट करना पड़ता है, उनको उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताना, देखना उनकी एलिजिबिलिटी के लिए, और जो एलिजिबल पेशेंट्स हैं उनको, बेनिफिशरीज़ को उसके बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं, वो सारा जो है वो प्रॉपर तरीके से असिस्टेंस देना उसके लिए ये एक एजेंसी जो है वो हॉस्पिटल्स में एस्टेब्लिश की जाएगी। फिर है कमांड सेंटर और नज यूनिट। कमांड सेंटर नज यूनिट जो है वो रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा कि कौन सा बेनिफिशियरी इस टाइम पर कौन सी ट्रीटमेंट ले रहा है, कौन से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा है, तो पूरा वो नज़र रखेगा इसके ऊपर। फिर है पीएमजे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स। ये दो तीन प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। जैसा है, पहला है बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ऑफ कोर्स ये तो बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करेगा कि क्या वो एलिजिबल भी है वो इसके बेनिफिट्स लेने के लिए या नहीं है, ठीक है। फिर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए हैं, और क्लेम जो है उसको क्लियर करेगा, सबमिशन जो क्लेम करते हैं। जो आपको पता है ना, आयुष्मान भारत योजना है ये। तो आयुष्मान भारत योजना के अंदर जो क्लेम करेगा पेशेंट कि मुझे मेरा इतना इलाज हुआ है, मुझे इतने पैसे चाहिए, मतलब मुझे ऑफ कोर्स इतना पेमेंट है, तो उसकी क्लेम सबमिशन की रिक्वायरमेंट जो है, उसके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही की जाएगी। फिर हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट मॉड्यूल। अब ये एक मॉड्यूल होगा जिसमें जो है पेशेंट्स देख सकते हैं कि कौन कौन से जो हॉस्पिटल्स हैं वो एम्पैनल्ड हैं आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर। तो वो इस मॉड्यूल को देखकर जो है वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत भी कहते हैं, वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वही 60-40-90-10 वाला जो हमारा क्राइटेरिया उसके बेसिस पर फंडिंग शेयर करती है। अब 5 लाख रुपए तक की इसमें जो है पर फैमिली पर ईयर जो है वो हेल्थ कवर मिलता है। अब याद रखो, पर पर्सन नहीं है, पर फैमिली है ये, ठीक है। 10.75 करोड़ पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज़ हैं ऑलमोस्ट, मतलब 50 करोड़ लोग जो हैं वो इसके बेनिफिशरीज़ हैं। तो 10 करोड़ से ऊपर जो है फैमिलीज़ को इसमें बेनिफिट्स मिल रहा है। और ये 10 करोड़ कहाँ से आइडेंटिफाई किए हैं? जो हमारा सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस का डेटा बेस था, उससे आइडेंटिफाई करके इन बेनिफिशरीज़ को सिलेक्ट किया गया। कैशलेस और पेपरलेस एक्सेस देते हैं ये इस स्कीम में जो है पेशेंट्स को। तो आयुष्मान भारत में ना आपको पेमेंट करनी है, आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट ही पेमेंट करेगी। जो आपका बिल होगा, ऑफ कोर्स अगर 5 लाख तक का हुआ तो गवर्नमेंट पे करेगी उसको, ठीक है, अगर आप बेनिफिशियरी हो। और अब सबसे अच्छी जो इसके अंदर चीज़ है वो, आप जिस स्टेट में बेनिफिशियरी हो सिर्फ उसी स्टेट में ही सर्विसेज नहीं, आप किसी भी स्टेट में इंडिया में सर्विसेज ले सकते हो। और स्टेट्स को इसमें आज़ादी दी गई है कि वो कौन से मॉडल के थ्रू इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। क्या वो खुद इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, खुद वो पेमेंट देंगे? क्या वो किसी इंश्योरेंस कंपनी को रोप इन करना चाहते हैं कि इंश्योरेंस का प्रीमियम स्टेट गवर्नमेंट देती रहे, और जब पेमेंट की बारी आए तो इंश्योरेंस कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पे करे? या कोई ट्रस्ट या सोसाइटी, या फिर कोई मिक्स्ड हाइब्रिड सा मॉडल जो है वो अपनाना चाहते हैं? तो स्टेट्स की ये को आज़ादी दी गई है इसके लिए, ठीक है। फिर इसमें नेशनल लेवल पर जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को बनाया जा रहा है, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के बिहाफ पर इस पूरी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को देखेगी, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो दैट एज दिस scheme has completed 3 years of operation, the Prime Minister has lauded this scheme. Several initiatives on the occasion of the third anniversary of this scheme has also been launched. So the first one is Hospital Help Desk Kiosk. So it is basically a help desk where the beneficiaries or the patients who are eligible to take the benefits of the scheme, they will be connected with the hospitals, and they will be given seamless accessibility of information when they are going to get admitted in the hospital. The second one is Beneficiary Facilitation Agency. So this will scrutinize the application of all beneficiaries if to see if they are eligible for the benefits under this Ayushman Bharat Yojana.
and they will also be provided with assistance so that they can avail the services under this scheme. Another is the command center and nudge unit, so it will keep a real-time track over the beneficiaries who are seeking treatment at any empaneled hospital across the country. So there are several other initiatives like the beneficiary identification system. So as the name goes, this will verify the identity of the beneficiary. The another one is transaction management system. So all the claims which will be submitted under this Ayushman Bharat Yojana, they will go through this transaction management system, and the hospital and empanelment module. So this will be basically a list of hospitals which are empaneled under this Ayushman Bharat Yojana, and any patient or the beneficiary can go through this list to make an informed decision. So what are the salient features of Ayushman Bharat Yojana or the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana? So it is basically a centrally sponsored scheme, and the funding is shared by the central and state governments as per the guidelines of Ministry of Finance. So you know about the 60-40, 90-10 or 100% in case of UT. So these are the guidelines of fund sharing, and it is providing 5 lakh rupees per family. So just remember, it is not about per person, it is about per family. So 5 lakh rupees per family per year of health insurance or health cover has been given, has been assured by the government for secondary and tertiary hospitalization both. Okay, so of course primary is not covered because primary is not that expensive. The actual cost for a person in hospital goes for secondary and tertiary hospitalization. So almost 10.74 crore poor families have been covered under this scheme, so which comes out to be around 50 crore people. And the database or the beneficiaries have been identified from the socio-economic and caste census database. So this scheme is providing cashless and paperless access to the beneficiaries regarding this the benefits which are available under this scheme. And a beneficiary can avail the benefits of this scheme across India, and it is not confined to the state from which to which he or she belongs. So basically it is a portable scheme where you can get the benefits across the country in any state, and the states are free to choose the modalities. They can opt for an insurance model where they can rope in an insurance company, and the state governments can pay premium on behalf of the patients who are eligible to get the beneficiaries who are eligible to get the benefits under the scheme. And if they go for treatment, then the insurance company pays for on their behalf. And the state government can also go for a trust or society model. Okay, so where this trust or society will be paid some money, and in case of hospitalization, they can pay the government, or they can pay the hospitals on behalf of the government. Okay, there can also be a hybrid or mixed model. So the states have the freedom to decide the model which they would follow for the implementation of this scheme. Okay, so at the national level, a national health authority has also been set up so that the implementation of the scheme can be taken care of. The next topic is CIPS award for GEM. तो GEM क्या है आपको पता ही है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इनको CIPS एक्सेलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड मिला है इस बार का। और CIPS क्या है, द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई, लंदन बेस्ड एक ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो इंडिया का है उसको अवार्ड दिया है, क्योंकि जो है इसमें प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है, ये सप्लाई सिस्टम जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये बहुत ही एक तरह से सीमलेस और ट्रांसपेरेंट है, इसके लिए इसको अवार्ड मिला है। तो अब देखते हैं GEM है क्या। तो एक वन स्टॉप पोर्टल है, समझ लो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का एक अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, ठीक है। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ जो उनको अपने सरकारी चीज़ों के लिए प्रोक्योरमेंट करनी होती है, टेबल लेना है, कुछ भी लेना है, फाइल्स खरीदनी है, तो वो इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर जाकर ऑर्डर्स कर सकती हैं, ठीक है। तो उसको ये जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, अगर आपको याद रखना हो तो आप इसको समझ लो कि सरकारी सामान के लिए जो अमेजोन है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ठीक है। अब याद रखो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज तीनों इसके थ्रू प्रोक्योरमेंट कर सकती हैं। इवन जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के या ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, वो सब भी जो हैं इसके थ्रू प्रोक्योरमेंट कर सकती हैं, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या हैं इसके, वही ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, सिक्योर एंड सेफ, सेविंग्स टू द गवर्नमेंट। अब यही है इसके अंदर आपका जो अमेजोन के जो आपको बेनिफिट्स हैं या फ्लिपकार्ट के जो आपको बेनिफिट्स हैं, ई कॉमर्स के बेनिफिट्स हैं, वो सारे इसमें भी प्लेटफॉर्म में भी बेनिफिट्स आ रहे हैं, ठीक है।
Now let us see this topic in English. CIPS award for government e-marketplace. So the Chartered Institute of Procurement and Supply, which is based in London, it's a not-for-profit organization. They have awarded the government e-marketplace the CIPS Excellence in Procurement Award for the year 2021. So this is basically a not-for-profit organization based in London, and they recognize good practices in procurement and supply chain management across 150 countries. So they have selected Government e-Marketplace of India for this year, and this GEM is basically, like I've told you, this is basically an e-commerce platform for the government procurement, and all the central, state, local bodies, PSUs in both central and state governments, they can procure the needs or their office needs or the needs of the government from this particular e-marketplace. Okay, so it is basically an Amazon or Flipkart of the government agencies. Okay, so the benefits are as almost same as that of any e-commerce company. Okay, so now let us see the next topic, which is National Service Scheme. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल सर्विस स्कीम के अवार्ड्स दे रहे हैं. 42 अवार्डीज़ को अवार्ड मिलेगा 3 डिफरेंट कैटेगरीज में. अब ये नेशनल सर्विस स्कीम क्या है? 1969 में इसको स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा. ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं 11th और 12th क्लास के और यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और इसके अंदर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है उनको सर्विस डिलीवरी करने का कम्युनिटी को. ठीक है, उनको कम्युनिटी से कनेक्ट कराया जाता है. कम्युनिटी सर्विस कैसे पे कर सकते हैं, वो क्या क्या काम कर सकते हैं कम्युनिटी को की डेवलपमेंट के लिए, वो इसके अंदर जो है वो यूथ हमारा कंट्रीब्यूट करता है. अब यहाँ देखो क्या क्या लिखा हुआ है. लिटरेसी और एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, सोशल सर्विस प्रोग्राम, इन सब में वो अपना योगदान दे सकते हैं. तो जिन्होंने इसमें योगदान दिया है सो उन सबको जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसमें से सिलेक्ट अवार्डीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उनको अवार्ड दिया जा रहा है. अब बेनिफिट्स क्या होते हैं, कोई इसमें क्यों पार्टिसिपेट करता है नेशनल सर्विस स्कीम में? उनको एक तरह से सोशल वर्क का एक तरह से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है, जो उनको आगे एडमिनिस्ट्रेशन में अगर उनको जाना हो या सोशल लीडर बनना हो उसमें उनको हेल्प करेगा. ह्यूमन नेचर के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कम्युनिटी के साथ वो इंटरेक्शन होता है उनका. तो फिर रिच कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में उनको अपनी यंग एज में ही पता लगता है कि कितनी ज़्यादा डाइवर्स है हमारी कंट्री. तो ये सारे बेनिफिट्स जो है नेशनल सर्विस स्कीम में होते हैं. ठीक है, अब ये देखो नेशनल सर्विस स्कीम का जो मोटो है वही यही है, नॉट मी बट यू. इसी से आपको पता लग जाएगा कि जो है कम्युनिटी स्पिरिट की तरफ इसका ध्यान है इस पूरी सर्विस का, ये स्कीम का. यूथ को ये दिखाया जा रहा है कि सर्विस बिफोर सेल्फ, पहले तुमसे पहले जो है कम्युनिटी आती है, कलेक्टिव इंटरेस्ट प्रिवेल ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये सिखाया जा रहा है एक तरह से. तो ये एक सर्विस 1969 में शुरू की गई थी. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. नेशनल सर्विस स्कीम. सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज conferred the National Service Scheme Awards to 42 awardees in 3 different categories, and this scheme it's a central sector scheme which was started in the year 1969, and the motto of this scheme, so this motto itself tells you the idea behind this national service scheme, that is the not me but you. So this is the motto of this scheme, and it is under the Ministry of Youth Affairs and Sports, and the students of class 11th and 12th as well as the university or college students can take part in various government-led community service activities and programs. They get a first-hand experience of delivering service to the community, and there are several tasks in which they can perform, like literacy and education, health, family welfare and nutrition, etc. And there are several benefits, like they get to know how to serve the society. They get a first-hand experience which they can utilize in future if they want to become administrators. They understand the human nature better after serving the community. They also understand the rich cultural diversity of India. So all these are the benefits if the students are serving under the national service scheme. Okay, so now let us see the next topic, which is air pollution standards. तो WHO जो है उन्होंने 2005 के बाद 2021 में अपने
ग्लोबल एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स को रिवाइज किया है और इनको और स्ट्रिक्ट बना दिया है, ठीक है। तो पहले PM 2.5 के अंदर जैसे 2005 का जो स्टैंडर्ड्स थे उसमें 10 माइक्रोग्राम तक की जो पोल्यूशन का जो आपके जो पार्टिकल्स होते थे उनको हम PM 2.5 में डालते थे। अब उनको कम करके रिवाइज करके एक तरह से 5 माइक्रोग्राम कर दिया, तो मतलब बहुत वाइड कर दिया डेफिनेशन PM 2.5 की। ऐसे ही PM10 की भी डेफिनेशन को जो है वो वाइड कर दिया है। पहले 20 माइक्रोग्राम तक के जो पार्टिकल्स होते थे उनको हम PM10 कहते थे, लेकिन उसको रिवाइज करके अब 15 तक कर दिया, तो अब ये भी वाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है अगर हम न्यू डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो WHO की न्यू डेफिनेशन के हिसाब से दिल्ली में जो PM 2.5 का ट्रेंड है 2020 में वो 16.8 टाइम्स बढ़ जाएगा अगर हम WHO की जो है वो रिवाइज्ड एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को के हिसाब से हम कैलकुलेट करना चाहें तो, ठीक है। मतलब सिर्फ 10 माइक्रोग्राम से अगर हम 5 माइक्रोग्राम्स की डेफिनेशन लें तो ऑलमोस्ट 17 गुना जो है हमारे जो PM 2.5 की कंसंट्रेशन दिल्ली में 2020 में हमको देखने को मिली है, ठीक है। अब जो है जैसे कि WHO ने जो एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, इंडिया ने भी बनाए हुए हैं, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो बनाता है ये स्टैंडर्ड्स, और उन्होंने 2009 में बनाए थे लास्ट टाइम, ये नोटिफाई किए थे। एयर एक्ट जो है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है 1981 का, उसके अंडर जो है CPCB जो ये स्टैंडर्ड्स बनाता है। तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स कवर किए उन्होंने, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर PM10 PM 2.5 दोनों कवर है इसमें, और भी बहुत सारे जो है ये पॉल्यूटेंट्स को कवर किया गया जो एयर पोल्यूशन में जो है उसके स्टैंडर्ड्स बताए हैं कि अगर इससे कम है तो जो है इससे ऊपर है तो इतना आपको सेफ्टी मेजर्स ये लेने हैं। तो मतलब आपको जब गवर्नमेंट कैसे डिक्लेयर करती है कि हाँ इस टाइम पर पोल्यूशन जो है वो हो गया है या कितना ज़्यादा है, ये सारे स्टैंडर्ड्स को देखते हुए जो है कोई भी गवर्नमेंट जो है वो एयर पोल्यूशन के बारे में डिसीजन लेती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। Air pollution standards. So recently the World Health Organization has updated its air pollution standards. So the last updation was done in 2005, and now after 16 years they have updated these standards. So upper limit of annual PM 2.5 has been revised, and it has been revised from 10 microgram to 5 microgram. The upper limit of PM10 has been revised from 20 microgram to 15 microgram. So this is basically widening the definition of this this particulate matter or the pollution standards. So if we take the new definition into account, then as compared to the current definition, the pollution in Delhi in 2020 is, with respect to PM 2.5 will be 16.8 times more than the current definition. Okay, so like WHO, India has also made its own air pollution standards, which have been given by the Central Pollution Control Board as per the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. So initially they gave these standards in the year 2009, and they've covered several pollutants which are present in the air like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc. Even of course PM 2.5, PM10, carbon monoxide, etc. All these have been covered elaborately. So based upon these standards, any government takes action upon the air pollution, and they declare any emergency or emergency situation based upon the criteria given by these national ambient air quality standards. Okay, so now let us see the next topic, which is HILSA. तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश जो है उन्होंने अलाउ कर दिया है 52 ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को बांग्लादेश की कि वो हिल्सा फिश जो है वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि इंडिया में दुर्गा पूजा की जो है वो ओकेजन आ रही है, ठीक है। तो दुर्गा पूजा में इसको जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है वेस्ट बंगाल में, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने अलाउ कर दिया है उनको एक्सपोर्ट करना, ठीक है। तो हिल्सा जो है वो एक एनाड्रोमस फिश है। एनाड्रोमस मतलब क्या होता है कि वैसे तो वो ओशन में रहती है, लेकिन जब स्पॉनिंग का, जब रिप्रोडक्शन का पीरियड, जब उसका टाइम आता है तो वो रिवर्स की तरफ मूव करती है, ठीक है। जब ओशन से जब रिवर की तरफ मूव करती है जो फिश, तो उसको हम कहते हैं एनाड्रोमस। और आई थिंक उल्टा होता है, जो कैटाड्रोमस है वो होती है कि वो रिवर से जो है
वो ओशन की तरफ मूव करती है जब उसको रिप्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। तो ये हिल्सा जो है ये एनाड्रोमस है, मतलब ये ओशन में रहती है वैसे तो, लेकिन जब इसको स्पॉनिंग करनी होती है तब ये रिवर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो हिल्सा जो है एक बहुत ही फेमस फिश है जो बहुत कंज्यूम की जाती है वेस्ट बंगाल में या बंगाली कल्चर में। इसको पद्मर एलिश या फिर हिल्सा फिश ऑफ कोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये पद्मा रिवर में आती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश जो है 75% ऑफ वर्ल्ड की जो हिल्सा आउटपुट बांग्लादेश से ही मिलती है हमको, ठीक है। अब कहा जाता है कि 1970 तक तो हिल्सा फिश जो है वो मतलब ओशन से जो है वो पानी समुंदर से जो है वो नदी में आती हुई गंगा के ऊपर तक अपस्ट्रीम तक चली जाती थी, इलाहाबाद इवन आगरा तक चली जाती थी। लेकिन जब से फरक्का बराज कहाँ बना है, वेस्ट बंगाल में। जब से फरक्का बराज बना है तब से जो है इसकी मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हुई है, और उसकी वजह से जो है ये अब बांग्लादेश वाला रीजन जो है ये वहीं पर मैक्सिमम जा पाती है, क्योंकि उसके आगे तो इसको फरक्का बराज मिलता है तो उसको क्रॉस नहीं कर पाती है फिश, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, हिल्सा। So hilsa is the fish, and it is very famous. It is consumed by the Bengali culture. It is consumed by people in Bengali culture, and during the occasion of Durga Puja, the consumption increases manifold. That's why Bangladesh government has decided that they will be they will be sending, or they will be exporting the hilsa fish to India during the Durga Puja celebrations. So they have already permitted 52 trading organizations to export this hilsa fish to India. So hilsa is an anadromous fish. Anadromous means that generally this fish lives in oceans, but when it is time to reproduce, or when it is time to lay eggs, then it comes to the rivers. So their journey from ocean to river, any fish or any water creature, when it moves from ocean to river during the reproduction, then it is called anadromous. And if there is and if the reverse is the case, like from if a fish is traveling from a fish lives in rivers generally, but during the spawning time it travels to the ocean, then it is called catadromous. Okay, so this is a anadromous fish. So hilsa is anadromous fish, and it moves up to Ganga river. I'm sorry, today I have some cold. That's why I am taking a little break, or my voice is breaking. That's why. Okay, so anyways, so this hilsa, it travels up to Ganga river, and it was observed that in 1970s this hilsa would swim upstream cities of Ganga like Allahabad, even up to Agra. But since when we created this Farakka barrage in 1975, the movement of hilsa was also disrupted, and now it is confined to this West Bengal or this Bangladesh region. And Bangladesh produces almost 75% of world's hilsa output, and that's why they have decided that they will be exporting hilsa to India during the Durga Puja celebrations. Okay, so now let us see the next topic, which is SARC. तो अभी जो है न्यूयॉर्क में सार्क की एक मीटिंग होनी थी, लेकिन उसको जो है वो कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान जो है उन्होंने एक तरह से कहा कि अफ़गानिस्तान को भी इसमें बैठने की जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी मेंबर है। और अफ़गानिस्तान में इस टाइम पर कौन है, तालिबान। तो वो पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव सार्क की मीटिंग में पार्टिसिपेट करे, जो इंडिया को भी एक्सेप्टेबल नहीं था और किसी और सार्क मेंबर को भी एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि हमने उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, रादर किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। इवन पाकिस्तान ने भी अभी तक तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। बट पाकिस्तान की जिद की वजह से सार्क की मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। नेपाल जो कि इस टाइम पर सार्क का होस्ट है, उसको इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सार्क के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सार्क जो है ढाका में बनाया गया था 1985 में। अब मज़े की बात यह है, इनिशियली तो सार्क को कहा जाता था कि वो एक एंटी इंडिया ग्रुपिंग है, मतलब कि साउथ एशिया की सारी कंट्रीज़ ने इंडिया के खिलाफ एक ग्रुप बनाया था सार्क, ठीक है। लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स और इंडिया के जो है फॉरेन पॉलिसी ने इंडिया को उसका खुद का मेंबर बना दिया, तो जो वो एक्चुअल एक प्रीमाइस था सार्क के बर्थ का, वो ही टूट गया, ठीक है। तो 1985 में सार्क बना ढाका में, लेकिन इसका सेक्रेटरीट जो है वो काठमांडू नेपाल में है, सिचुएटेड है। हमारे साउथ एशिया रीजन में इकोनॉमिक और रीजनल इंटीग्रेशन के लिए इसको बनाया गया।
इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके इनिशियल मेंबर्स थे, लेकिन अफ़गानिस्तान ने इसको 2007 में ज्वाइन किया। तब वहाँ पर प्रेसिडेंट हामिद करज़ाई थे। और इसके 9 फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं सार्क में, ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन, यूएस, ईरान और इवन चाइना भी इसका एक ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है। अब सार्क जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करता है यूनाइटेड नेशंस के साथ और अदर मल्टीलेटरल एंटिटीज जैसे कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। सार्क. So a meeting of foreign ministers from the SAARC countries was to be held in New York, but it was cancelled at the last moment because Pakistan was adamant that Taliban representative should be considered as the legitimate representative of Afghanistan in this meeting. So this proposition was not acceptable to any SAARC member state. That's why this meeting was cancelled at the last minute by the host of SAARC, which is Nepal this year. And this is a very unfortunate event that Pakistan, which has itself not recognized Taliban as the legitimate government of Afghanistan as of yet, still they were forcing the other countries of SAARC to accept the representation of Taliban in this SAARC summit. But of course, it was vetoed, so the meeting was cancelled. Okay, so about SAARC, it was founded in Dhaka, that is in Bangladesh, in 1985, but its secretariat is located in Kathmandu, that is in Nepal. So initially, the objective of SAARC was to promote economic and regional integration of South Asian countries, and the initial members of this organization was India, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. But later on in 2007, Afghanistan also joined this bloc, and the SAARC has some observer states like EU, US, Iran and even China. And it also, the SAARC also conducts diplomatic relations with several other forums like United Nations, and it also has links with multilateral entities like the European Union. Okay, सो आज आपके हमने टेलीग्राम ग्रुप में वीकली कंपाइलेशन भी शेयर किया है, सो जस्ट डाउनलोड दैट. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.